Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ तक के इस खास शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं नीरज। लोकसभा चुनावों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और एग्जिट पोल के नतीजे भी हमारे सामने हैं। लगभग तमाम सभी एग्जिट पोल बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की नई सरकार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी का मैजिक एक बार फिर चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, यानी 2 दिन बाद, लेकिन अब ये करीब करीब साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को लगातार तीसरी बार यानी सरकार में हैट्रिक जमाने वो जा रहे हैं। इस जीत के, इस बम्पर जीत के क्या मायने हैं, क्या वजहें हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ सी वोटर के संस्थापक और देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख मौजूद हैं। यशवंत जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि चूँकि आपका ट्रैकर तो 365 दिन काम करता है और तस्वीरों लगातार जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें भी देखता है। चुनाव के दौरान ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है, बहुत सारी सीटों पर लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो वो नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव के दौरान ये सारी बातें हुई, लेकिन जो इंडिया टुडे सी वोटर का एमओटीएन है, अगर आप उसकी ट्रेंड लाइन देखेंगे तो उसकी ट्रेंड लाइन की चर्चा के समय तो हमारी ये सब कोई भी बातें नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा कवर इशू था इंडिया टुडे का बहुत ही स्पष्ट तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरे जनादेश की ओर दिखा रहा था, लगातार दिखा रहा था। बल्कि ये कह सकता हूँ कि जो इंडिया टुडे सी वोटर के एमओटीएन की जो ट्रेंड्स थे, जिस राज्य में, वो उसी राज्य में वो ट्रेंड और कंसोलिडेट होते चले गए हैं। जैसे पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे एमओटीएन के बाद में, हमने जिक्र किया था कि उड़ीसा ये एक नया इलाका हो रहा है बीजेपी के लिए, एक सेंटिमेंट वहाँ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते पिछले 8 हफ्ते में अब हम देख रहे हैं कि वो एकदम से स्वीप लोकसभा के लेवल पे करने की स्थिति आ गई। बंगाल हमने हमेशा आपको बोला था कि बुरी तरह से फंसा है, मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है, और जब अपना इंडिया टुडे सी वोटर का एमओटीएन आया, उस समय के बाद की बहुत बड़ी एक जो परिवर्तन हुआ वो ये भर्ती घोटाला वाला जो नौकरी का स्कैम था। मुझे लगता है कि उसके कारण पहली बार बंगाली भद्रलोक में बीजेपी को एंट्री करने का उसके कारण मौका मिला। तो सच्चाई तो ये है कि कुछ भी ऐसा नया नहीं है कल, बल्कि इनफैक्ट सब लोग देखते हुए कई बार ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर तो देखी हुई सी लग रही है। तो पिक्चर देखी हुई इसलिए लग रही है क्योंकि अपने इंडिया टुडे के एमओटीएन में हमने लगभग सारी चीज़ें यही बताई थी जनवरी 26 वाले इशू में, जो फरवरी के पहले हफ्ते में आया था, और उसी के ट्रेंड में थोड़ा सा और जिस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ गया दिखता है। नहीं तो बेरोज़गारी की बातें हुई, संविधान बदल दे गए कि बीजेपी, ये एक नैरेटिव सेट होता हुआ नज़र आया। बहुत सारी ये कहा गया कि राम मंदिर नहीं चला, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं चला। तो फिर ऐसे में एनडीए का वो कौन सा मजबूत पक्ष था जो इन नतीजों में तब्दील कर पाया? अच्छा, ऐसी कौन सी बात थी आपको लगा इन सारे मुद्दों में, जो अगेन मैं बार बार अपने इंडिया टुडे के एमओटीएन पे जाऊंगा, ऐसा क्या था जो उस समय हम लोगों ने नहीं बताया था? लोगों के घर में दिक्कत हो रही है आर्थिक रूप से, लोग रिपोर्ट कर रहे थे, 70% तक हाउस होल्ड बोल रहे थे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को, कि हमको रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगारी लगातार, सारे एमओटीएन का नंबर 1 इशू बेरोजगारी लगातार हम ही ने बताया। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है कि हमारे एमओटीएन के इशू आने के बाद में, इंडिया टुडे सी वोटर के रिसर्च आने के बाद से ही बेरोजगारी पे कुछ और ही ज़्यादा मृदंग बजना सब जगह से शुरू हो जाता था कि बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई मुद्दा कई बार निकल के सामने आया। दिक्कत यही है कि उतना हलवा गप तो सारे लोग ले लेते थे, भाजपा के जो आलोचक हैं उस तरह से। जो अगला सवाल आता था वो अगला सवाल सुनने को राज़ी नहीं होते थे, कि मुद्दा पूछने के बाद में हम हर बार ये सवाल पूछते हैं कि आपके हिसाब से इस मुद्दे का, समस्या का समाधान कौन दे सकता है। उसमें समाधान देने के नाम पे अगर लीडर्स का नाम लें तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में 1-2 गुने का अंतर, भाजपा में और कांग्रेस में 2 गुने का अंतर। तो जब आप प्रॉब्लम गिना रहे हैं तो प्रॉब्लम गिनाने का मतलब ये नहीं है कि अगला बंदा सरकार से या नरेंद्र मोदी से नाराज़ होकर के आपको वोट देने के लिए तैयार बैठा है। वो प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरी ये दिक्कत है, और साथ में ये बता रहा है कि मेरी दिक्कत ज़रूर है,
लेकिन जो ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है इन ऑप्शंस में से नरेंद्र मोदी इस दिक्कत का बेहतर उपाय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल दिक्कत पकड़ लेना और दूसरे वाले हमारे आंकड़े को छोड़ देना, तो जितनी भी समस्याएं, जितनी चीज़ों के ऊपर पिछले 8 हफ्ते में भयानक किस्म की नैरेटिव वॉर चली, दरअसल वो सारे मुद्दे हमने उजागर किए थे इंडिया टुडे सी वोटर के एमओटीएन में, लेकिन उसका एक हिस्सा एक ने उठा लिया, दूसरे वाले हिस्से को वो उठा करके चलने के लिए राजी नहीं थे। दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया, सारा यही है। अब हमारी लोगों की समस्या ये थी कि आंकड़ों पे आप बैठे हैं, सच्चाई आपको पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग केवल हमारे ऊपर है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन बाकी सब जितने भी असत्य बोलने वाले हैं उनको इलेक्शन कमीशन की कोई बाइंडिंग नहीं है। सबको खुली छूट है पतंग उड़ाने की, अपने अपने आंकड़े फेंकने की, हमको जोर जोर से चैलेंज करने की, क्योंकि उनके पता है कि मेरे हाथ बंधे हैं तो मैं उनके चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। तो अब तो जवाब जो आएगा वो लॉक स्टॉक एंड बैरल एक ही साथ कल आया और अभी 4 तारीख को भी आ जाएगा। तो यशवंत, इसमें चूंकि बार बार बात हो रही है कि एनडीए 400 पार भी जा सकता है, या लेकिन बीजेपी कहाँ तक जा सकती है और कांग्रेस कहाँ तक जा सकती है? देखिए, मैंने आपको 400 पार के ऊपर मिलियन पिछली बार भी बोला था कि ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इम्प्रॉबेबल है। मैं अभी भी ये मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जो सीटों का आकलन है उसमें प्लस माइनस 15 सीट का हमने रेंज दिया, अगर प्लस माइनस 40 सीट की रेंज दे दूँ तो वो भी 400 पार टच कर जाएगा। तो मैं उतनी बड़ी रेंज देने में सामान्यतः यकीन नहीं करता, तो इसलिए जो कंजर्वेटिव अप्रोच से मेरा है सीटों के मामले में, मैं वैसे ही चलता हूँ। 400 पार अभी भी मुझे लगता है इम्प्रॉबेबल है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी जगहें बीजेपी को बड़ी तादाद में जीतनी पड़ेंगी जहाँ पे वो पहले कभी नहीं जीती, तो उस कारण से मैं अभी भी उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा ये कंजर्वेटिव मैं अभी भी रहना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है मैं थोड़ा सा हौले होकर के ही करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई बार लहर होती है, लहर मतलब इस तरह की एक लहर नहीं जो दिखाई दे। लहर का मतलब ये है कि लोग मन बना चुके होते हैं। अब लहर के ऊपर ही चर्चा मिलियन बहुत हुई। लहर के ऊपर चर्चा ये हुई कि पहले फेज़ में 4% टर्नआउट गिर गया, उसको इतना ज़्यादा लोगों ने ओवर एनालाइज किया, इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज किया कि लगा कि सारा खेल ही बिगड़ गया। जबकि पहले चरण के मतदान दूसरे चरण के आने के बाद में मैंने एक हाइपोथेसिस दी थी, और ये हमारे प्री पोल सर्वे जो लास्ट था उसमें भी हमने बात बोली थी कि जहां पर मुकाबला एक तरफा दिख रहा है वहां पर मतदान कम होने की संभावना है, क्योंकि जो जीत रहा है एक तरफा उसके बहुत सारे लोग कहते हैं क्या फ़ायदा जाने का, जीत तो रही हैं। जो हार रहा है एक तरफा वो कहता है जाके भी वोट दे के क्या फ़ायदा, हारना तय है। तो करीबन 4% वोट हमारे लास्ट ट्रैकर में ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि उनके वोट डालने पर इसका भी असर पड़ेगा कि जो पक्का जीत या पक्का हाथ रहे उस कारण से वो हो सकता है वोट डालने न जाएं, और वही 4% का हमको ओवरऑल गैप दिखाना शुरू हुआ। तीसरे चरण से बाद में मतदान बेहतर होना शुरू हुआ। तब मेरी हाइपोथेसिस जो थी कि जहां पर मुकाबला अच्छा है वहां पे टर्नआउट हेल्दी है, और मैंने आपको देखिए 4 जो बताए थे की स्टेट, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र 2 सबसे बड़े बताए थे, उसके बाद में मैंने बिहार बोला था और चौथा मैंने कर्नाटक बोला था। अगर आप देखेंगे तो बाकी राज्यों के मुकाबले इन सब का टर्नआउट बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा रहा। और यहाँ तक कि अगर आप ध्यान दें, जिन राज्यों में टर्नआउट गिर गया, राजस्थान में टर्नआउट बुरी तरह गिर गया, लेकिन राजस्थान के अंदर जिन 5 सीटों पे मुकाबला अच्छा था वहाँ टर्नआउट बढ़ गया। बाड़मेर में टर्नआउट जंप कर गया, तो राज्य के औसत से उसका टर्नआउट ज़्यादा बेहतर हो गया। जिन सीटों पे मुकाबला कमज़ोर था, एक तरफा था, वहाँ पे टर्नआउट गिर गया। तो ये पूरे टर्नआउट का भी एनालिसिस ओवर एनालाइज किया गया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग निकले नहीं, कैसा हो गया। अब चूंकि हम एक सीमा से ज़्यादा कुछ भी बोलते तो उसका एक तरह से अर्थ ये निकाला जाता कि हम एग्जिट पोल के डेटा को देख करके हम लीक कर रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी से, इतना ज़्यादा कुछ और न सही तो कम से कम मुझे लगता है कि सारे जो पोलस्टर जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको धैर्यता, अखिल भारतीय धैर्यता पुरस्कार तो एक मिल ही जाना चाहिए। जो पिछले 8 हफ्तों से हम धैर्य रख के मुख पे ताला लगा के और दाएं बाएं करते हुए निकल रहे हैं आप लोगों के सामने से, उसका एक अवार्ड तो हम लोगों को मिल ही जाना चाहिए। यशवंत जी, इस बार ये कहा गया कि फंसी हुई सीटें ज़्यादा हैं,
हर जगह से खबर आई कि यहाँ भी सीटें फंसी हैं, यहाँ भी सीटें फंसी हैं, इतनी फंसी हैं। तो ये डिलेमा तो आपके सामने भी रहा होगा कि ये फंसी हुई सीटों का जब निर्धारण आपने किया, उसके लिए क्या अलग से सर्वे कराया गया या वो फंसी हुई सीटें आधी आधी बांट दी गई, या क्या किया गया आपकी तरफ? नहीं, हम लोग को जब फंसी हुई सीटें दिखती हैं विजय भाई, तो हम लोग दोबारा उस पर और ज़्यादा सैम्पलिंग कराते हैं, ये बात सच है, और तभी उसका आकलन किया जाता है। लेकिन फंसी हुई सीटें दरअसल बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा दिख इसलिए रही थी क्योंकि राजस्थान की 5, मध्य प्रदेश की 3, गुजरात की 2, ऐसे गिनते गिनते लग रहा था कि जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ पे करीब 30-35 सीटें लग रहा है अटक गई। और 30-35 सीटों का आकलन क्या हुआ कि आप 2 तरीके का ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। डेटा अपनी जगह आता है, लेकिन बाकी जो फील्ड रिसर्चर हैं वो बहुत सारे लोगों से बात करके क्वालिटेटिव फीडबैक भी बहुत सारा इकट्ठा करते हैं। उनका हमारी क्वालिटेटिव टीम का कहना था कि सर, बिकॉज ये वेवलेस इलेक्शन लग रहा था, कोई पिछली बार का पुलवामा या उसके पहले का बदलाव का वैसा कोई सड़क पे लोग झंडा और मशाल लगा के दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वेवलेस दिखने के कारण लोग लोकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा घुस गए, क्योंकि जब वेव होती है तो लोग दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, अरे छोड़ हो गया। अभी एकदम से लगा कि वेव नहीं है, इतना ज़्यादा लोगों ने पीएचडी कर डाली एक एक बूथ के ऊपर कि यहाँ पे ये जाति का ये समीकरण और वो जाति का वो समीकरण, कि अंत में भयानक कंफ्यूज होकर के वापस लौटे। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति की हो गई उनको। और फिर अंत में जब बैठ करके उन्होंने डेटा देखना शुरू किया तो बोले कि इतना 10-10% का अगर गैप है तो ये बिना मतलब की हवाबाजी फील्ड में चल रही थी कि बड़ा कड़ा संघर्ष है, बड़ा सड़ा संघर्ष है। तो दोनों चीज़ें हुई। आपके सवाल का जवाब ये है कि एक तो हमने दोबारा बड़ी सैम्पलिंग उस जगहों की कराई जहाँ पे कड़े मुकाबले की बात हो रही थी। उसके अलावा ये भी हुआ कि हमें समझ में ये भी आया कि जो कड़ा मुकाबला फील्ड से कह रहे हैं वो बेचारे गलत नहीं कह रहे हैं, जस्ट दैट कि उनको लगा कि वेव नहीं है, इसलिए स्थानीय रुझान और स्थानीय समीकरणों को वो इतना ज़्यादा मथने लगे कि वो एक ब्रॉड पिक्चर जो है ना, उस ब्रॉड पिक्चर को, राजस्थान की जैसे बात कीजिए, अब 5 सीट फंसी है, 5 सीट फंसी है, 5 सीट फंसी है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा कीर्तन हो गया कि इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था कि आप पहली बात आप जब बोल रहे हो 5 सीट फंसी है, तो दूसरी तरफ आप ये स्वीकार कर रहे हो कि 20 सीट क्लियर है। तो किसी राज्य की 5 में से अगर 25 में से 20 सीट क्लियर है, इसका मतलब उस राज्य का ओवरऑल रुझान किस तरफ है ये समझिए। 5 नहीं, राजस्थान में तो बात फंसी नहीं फंसी नहीं, लास्ट में आते आते 5 के ऊपर बात हुई कि भाई ये 5 तो अटक गई। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जैसे एक चीज आप बताइए, अभी आपने कहा कि लहर नहीं थी, अब ये लहर, आंधी, तूफान, लहर से तात्पर्य ये मैंने ये बात बोला था। मैं तो इतना मैंने कवर किए, इतने इलेक्शंस किए हैं। पुलवामा में, मैं राजस्थान में पुलवामा से पहले गया, दिख रहा था कि कांग्रेस खाता खोलती हुई दिख रही है। पुलवामा के बाद में गया तो मैंने खुद मैं लोगों से कहता था, यार कोई सीट तो बताओ जहां से कांग्रेस जीत सकती है। 200 सीट मैंने आइडेंटिफाई की थी, वहां भी कांग्रेस हारी, लेकिन सिर्फ 78,000 से हारी, सबसे कम अंतराल से हारी, लेकिन हारी। और इस बार मुझे भी क्यों दिखता है कि ये भी फंस गया है, ये भी मस गया है। यहाँ इस जाति ने अगर इस जाति के साथ मिलकर काम किया तो चुनाव निकाल दिया जाएगा। अभी भी आप जी जानते हैं, मैं बहुत सी सीटों का भी नाम ले सकता हूँ, यहाँ भितरघात कम हुआ तो यहाँ ये रिजल्ट होगा। इस बार इतना लोकलाइज्ड मामला हो गया है, तो मेरे जैसा आदमी भी बहुत सारी सीटों को लेकर कंफ्यूजन में है। नहीं, तो उसमें गलत नहीं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन होना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उसको एनालाइज किया है, क्योंकि आपको वेव नहीं दिखाई दी कोई कि पुलवामा के बाद की तरह से एक राष्ट्रवाद की लहर आपको दिखती है कि हर आदमी उसकी चर्चा कर रहा है, वैसी वेव नहीं दिखाई दी। सवाल ये हर जगह पे आ रहा था, ये वेव नहीं दिख रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, बीजेपी के खिलाफ क्या बातें जा रही थी? गलत कैंडिडेट सिलेक्शन, पहली बात। बहुत सारी जगहों पे बहुत खराब टिकट दिए। दूसरी बात, बड़ी तादाद में उनके नकारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके टिकट भी नहीं काटे। कम से कम उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य है, वहाँ पे तो समस्या ही उनकी है कि टिकट ही नहीं काटे, एक से एक महान लोगों के टिकट रिपीट किए गए। ठीक है, अब दारोमदार क्या था? मुद्दा केवल एक ही था विजय भाई, नरेंद्र मोदी के पक्ष में या विरोध में। मुद्दा और कोई दूसरा नहीं था, मोदी को वापस लाना है या मोदी को हराना है। जो बीजेपी से नाराज भी था, जिसने जम के कोसा, जम के गालियां दी,
हमने ये पाया कि कोस कितना भी रहा हो, गालियां कितनी भी दे रहा हो, अंत में वो सब चीजें दरकिनार करके केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट डाल के आ रहा है। इस समय सारे बेकार एमपीज ये गौण थे, सारी चीजें गौण थी, मोदी के नाम पे। अब दिक्कत ये थी कि क्या मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी गिर गई है कि ये समीकरण हावी हो जाएंगे और मोदी को न जिताने के नाम पर भी लोग इस तरीके से वोट कर देंगे। जब स्थानीय समीकरण की बात आती है, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं, ये बात हम बोल भी रहे थे कि स्थानीय समीकरण लगातार, लेकिन क्या मोदी को हराने के लिए वो लोग ऐसा वोट दे देंगे, इसके ऊपर हमें रिजर्वेशन था, क्योंकि वो स्विच या वो स्विंग नहीं दिख रहा था हमको। जब तमाम सवाल के बाद में हम ये पूछते हैं ना कि वोट किसको दे रहे हैं या वोट किसको दिया, वहां पे घूम फिर पे इंसान जो है मोदी पे आ जाता था। बहुत गड़बड़ है, लेकिन हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। तो राजस्थान के केस में आपने बहुत सारी सीटें पाई होंगी। इनफैक्ट आपको मैं संख्या बता सकता हूं, 25 में से आपने कम से कम 1 दर्जन सीटें पाई होंगी जहां पे आपको मामला फंसा हुआ दिखा होगा। मैं 1 दर्जन बोल रहा हूं, मैं आपसे 12 बता रहा हूं, बट 12 में से जब हम फिल्टर आउट करते करते हम 5 पे आके अटके कि ये 5 में मामला अटका है। क्योंकि अगर आपको मैं विजय भाई आंकड़ों पे उस समय जिस समय आप ये आकलन कर रहे थे, अगर मैं आपको बताता कि ये बातें सारी सही हैं, लेकिन राज्य का जो वोट शेयर है, राज्य के वोट शेयर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी भी करीब करीब 10% का गैप है। 10% का एक बाइपोलर स्टेट का गैप बहुत मायने रखता है। और राजस्थान तो वो राज्य रहा है विजय भाई जहां पर 2-1.5% पे सरकारें बहुत क्लियर बनी हैं। और पिछला भी विधानसभा चुनाव में हमने देख ही लिया था उस चीज को कि तमाम नाराजगी और तमाम के बावजूद चेंज का मूड था तो मूड कर दिया था। जो पिछले विधानसभा चुनाव और अभी के बीच में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या खराब कर दिया जिसके कारण नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के लोगों को घृणा हो गई, नाराजगी हो गई कि कुछ भी हो जाए हम नरेंद्र मोदी को नहीं आने देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी में, और पिछला विधानसभा चुनाव लोगों ने मोदी के नाम पे तो वोट दिया ना। वसुंधरा राजे सिंधिया को तो बीजेपी ने न घोषित किया, ना आगे रखा, वो पीछे ही नहीं। बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा ये भी डिक्लेयर नहीं किया था। एक बहुत ही लो वेट बंदे को कहा जा रहा है कि सीएम बनाया गया। तो बेसिकली सवाल यहाँ पे केवल यही है, जितनी नाराजगी के स्वर हैं वो बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं, और नाराजगी के स्वर ज़्यादातर इस बात के लिए हैं 100 में से 90 की कैंडिडेट गलत दिया, कैंडिडेट खराब दिया। अब केवल इतना सा प्रश्न उसके बाद में है, क्या वो नाराजगी के स्वर इतने ज़्यादा हैं और क्या व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं? अगर हैं तो वो उस तरीके के परिणाम है, अगर नहीं हैं तो एब्रेशंस जो हैं वो केवल एब्रेशंस ही रहेंगे, वो जनरलाइज नहीं होंगे, क्योंकि वोट शेयर का गैप उस राज्य में बीजेपी का बहुत बड़ा है कांग्रेस के ऊपर। यही सवाल कर्नाटक और तेलंगाना के लिए। 1 साल पहले कांग्रेस कर्नाटक में जीती, 6 महीने पहले कांग्रेस तेलंगाना में जीती, और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में, और तीनों ही राज्य जो है वो कांग्रेस के हाथ से लोकसभा चुनाव में निकलते दिख रहे हैं। कर्नाटक में जब हमारा ट्रैकर चल रहा था और हम कांग्रेस के स्वीप की भविष्यवाणी कर रहे थे, उस ट्रैकर में, उस प्री पोल में और उसी एग्जिट पोल में भी हमने बहुत साफ बोला था कि 10% का रिवर्स स्विंग है लोकसभा के वोटिंग इंटेंट के ऊपर। क्योंकि जब हम एग्जिट पोल और प्री पोल कर रहे थे उस समय हम ये भी सवाल पूछते थे कि अगर आज इस विधानसभा के साथ में लोकसभा का भी चुनाव होता तो लोकसभा में आप किसको वोट देते। तो चाहे कर्नाटक का मसला हो, हिमाचल के केस में 20% का रिवर्स स्विंग था। जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे उसका 20% खिसक के जो लोकसभा का वोटिंग इंटेंट है उसमें बीजेपी का नाम ले रहे थे। तेलंगाना में अलग किस्म का हुआ। तेलंगाना एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी को विधानसभा में बहुत अच्छा करना चाहिए था। वहां पे लड़ाई ये थी कि कांग्रेस कोने हो जाए और बीजेपी वर्सेस बीआरएस हो जाए, लेकिन बीजेपी ने पता नहीं किस गलती के कारण, किस मजबूरी के कारण बीआरएस के खिलाफ अपना धार कम कर दी और कांग्रेस को मौका मिल गया उस गैप में और कांग्रेस वहां जीत के ले गई। अब वहां पे दूसरा समीकरण हो गया कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में जो एंटी कांग्रेस वोट है वो अब बीजेपी को पोलराइज हो रहा है और बीआरएस पूरी तरह ध्वस्त हो रही है। तो बीजेपी का जो वहां पे गेम पहले कांग्रेस को ध्वस्त करने का था, अब उसमें परिवर्तन ये हो गया कि अब वो बीआरएस ध्वस्त करने का है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि कांग्रेस इज नॉट गोइंग, कांग्रेस इज हियर टू स्टे। तो तेलंगाना में बीआरएस के ध्वस्त होने से कांग्रेस बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। देखिए स्प्लिट वोट, ये मैंने स्प्लिट वोट का नाम जो है दरअसल 2004 में मैंने बोला था
इसका सृजन किया था। और 2004 में नतीजे गड़बड़ क्यों हो गए अपेक्षा के, उसके सिलसिले में किया था कि स्प्लिट वोट नहीं हुआ, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव दरअसल लोगों ने केंद्र का चुनाव राज्य की तरह लिया, यानी लोगों ने अपने अपने इसमें विधानसभा में कैसे गुस्सा निकालेंगे उस तरीके का वोट डाला लोकसभा में। और तब मैंने बोला था कि ये लैक ऑफ स्प्लिट वोट है जिसके कारण 2004 में नतीजे आए। 2014 के बाद से सारे राज्यों में अब आप पाएंगे कि स्प्लिट वोट अच्छा खासा आ चुका है। तकरीबन 5% से 25% की रेंज में लोगों का स्विंग है विधानसभा और लोकसभा के मुकाबले अलग अलग है। और ये मैं आपके रिजल्ट्स के कारण नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे आंकड़ों में जिसमें हम रोज़ पूछते हैं लोगों से, आज चुनाव हो गए तो आप राज्य के विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे, आज चुनाव हो गए तो लोकसभा में आप किसको वोट देंगे। तो लोकसभा और विधानसभा का सेम डे सेम रेस्पोंडेंट वोटिंग इंटेंशन का जो डिफरेंस है अलग अलग राज्यों में इस समय 5% से 25% की रेंज का है। तो स्प्लिट वोट आ गया है, ये मान लिया जाए। और जैसे जैसे अपने यहाँ के मतदाता और ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगी और ज़्यादा इवैल्यूएशन करेंगे और कामकाज और डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस पे वोट देंगे, ये स्प्लिट वोट का दायरा और बढ़ेगा, इसमें कमी नहीं होने वाली। स्प्लिट वोट का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इस मुल्क में नरेंद्र मोदी के इतने पॉपुलर होते हुए भी पिछले 10 साल में आधे से ज़्यादा चुनाव राज्य स्तर के भाजपा हारी है। ये अकाट्य तर्क है स्प्लिट वोट की मौजूदगी का। हम जिस शहर में बैठे हैं, दिल्ली शहर में 7,067,3 7,065,63, तो आप इसी राज्य का देख लीजिए ना, और ये हर जगह है, कहाँ पे नहीं है। यशवंत जी, मैं यूपी से सवाल लूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश में जो आपका डेटा है एग्जिट पोल का, वो सजेस्ट कर रहा है कि एनडीए को 62 से 66 सीटें मिलेंगी, रेस्ट इंडिया अलायंस को। और वोट शेयर इंटरेस्टिंग है कि एनडीए का वोट शेयर 44% है और इंडिया अलायंस का 37% है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एनडीए 2019 में 49% पर था, अब की बार उसमें पार्टियों की संख्या बढ़ी है, आरएलडी ऐड हुआ है, राजभर ऐड हुए हैं पूर्वांचल में, तो उसका वोट शेयर क्यों घटा है 5% के करीब आपके उसमें एग्जिट पोल में, और इसका असर सीटों पर क्यों नहीं पड़ रहा है? आपका पहले सवाल का जवाब, जो वोट शेयर क्यों घटा है, मुझे लगता है कि उसका बहुत सीधा समीकरण बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि सभी लोगों ने साधारण रूप से बहुजन समाज पार्टी और मायावती को नापा ये कि मायावती केवल भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं नापी गई वो ये कि मायावती 2019 में गठबंधन के तहत केवल 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 40 सीटों पे जहां वो चुनाव नहीं लड़ी थी, उन जगहों पे मायावती का वोट सपा को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था, इसीलिए सपा को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीत के आई, मायावती 10 सीट जीत के आई थी। जिन सीटों पे मायावती नहीं लड़ी थी, उन सीटों पे नॉन जाटव दलित का बड़ा हिस्सा बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया था। बहुत सारी जगहों पे जाटव मतदाता भी ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि जाटव मतदाताओं का एक कॉन्फ्लिक्ट यादव मतदाताओं के साथ में सामाजिक आर्थिक लेवल पे हमेशा रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। तो लुबोलुआब ये था कि सपा का वोट बसपा को डाल आया था, लेकिन बसपा का वोट सपा को नहीं डाला, इसीलिए 2019 में सपा को सफलता नहीं मिली। जिन 40 सीटों पे मायावती नहीं लड़ी थी, उन जगहों पे बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली, क्योंकि बड़ा हिस्सा बीजेपी का बीएसपी का वो बीजेपी को आ गया। अब आज जब मायावती के कैंडिडेट 80 की 80 जगहों पे हैं, तो स्थानीय समीकरण में स्थानीय नेतृत्व के नाम पर वो 3-4% उसका वोट जो भी था वो वापस अपने कैंडिडेट को, हाथी के सिंबल को गया। तो जिन जगहों पे मायावती ने मुसलमान कैंडिडेट दिए, उन जगहों पे तो वो सपा को नुकसान किया, लेकिन जिन जगहों पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट दिए, दरअसल उसमें एक हिस्सा जो स्विंग का है बड़ा, वो बीजेपी के खाते से वापस गया। ये लोग अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो मायावती दरअसल दुधारी तलवार इन चुनाव में गई हैं। तो बीजेपी का वोट शेयर जो हमारे इसमें आपको कम होता हुआ दिख रहा है, उसका एकमात्र कारण मायावती के दलित वोटों का कुछ हिस्सा में उसमें वापस जाना है। 3 से 4% आप मान के चल सकते हैं कि वो हुआ है, और बाकी 1-2% तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बेकार टिकट पूरे हिंदुस्तान में कहीं बीजेपी ने नहीं दी।
अच्छा, इसमें एक पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है। कल एग्जिट पोल आने से पहले इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक हुई। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से गए और एक सोर्सेज के हवाले से डेटा आया इंडिया अलायंस की तरफ से। उनका क्लेम है कि उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जिट पोल्स के बावजूद वो 40 सीट जीत रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का ये क्लेम है। आप 4 तारीख को इस क्लेम पर क्या रिएक्शन? नहीं, राजनीतिक क्लेम्स पे क्या चर्चा करना। राजनीति देखिए, जो नेता हैं वो राजनीति उनका धर्म है। अगर मैं कल नेता बन जाऊं तो मैं 40 भी क्यों बोलूंगा, मैं तो 80 बोलूंगा। मैं अगर कल नई पार्टी लॉन्च करूं, अखिल भारतीय शोषित पत्रकार पार्टी, और मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश में मैं 80 जगह पे चुनाव लड़ रहा हूं, 80 जगह पे मेरे 80 तो भाई बहन मिल ही जाएंगे जो भयानक रूप से दुखी होंगे, सबको गाली दे रहे होंगे और टिकट भी लड़ लेंगे, तो मैं क्या, आपको लगता है कि मैं क्लेम करूंगा कि मैं 1 सीट जीत रहा हूं? मैं बोलूंगा मैं 80 जीत रहा हूं। हमारा कैंडिडेट तो वाराणसी में मोदी जी को भी हरा रहा है। तो राजनीति जो है ना, उनके क्लेम्स को उनके क्लेम्स पे छोड़ दीजिए। जो आपका और हमारा आकलन है, मैं पहले पत्रकार हूं, पोलस्टर बाद में बना, आप भी जानते हैं इस बात को। तो एक क्वालिटेटिव जो एक नज़रिया होता है चीज़ों को पढ़ने का, एक रिपोर्टर का, ठीक है, मैं सर्वे को रिपोर्टिंग के दुनिया का ही मैं एक्सटेंडेड अंग मानता हूं कि आप और मैं रिपोर्टिंग करने जब जाते हैं या जाते थे, मैं मेरे केस में पहले भी, तो जाके हम एक जगह पे औचक रूप से 15, 20, 25 लोगों से बात करते थे, कुछ जानकार लोगों से बात करते थे, और फिर हम जो लिखते थे, फील्ड रिपोर्टर कोई भी अच्छा तगड़ा है, वो 25, 30, 40 इंटरव्यू करके आने में जो रिपोर्ट देता है 100% उसकी रिपोर्ट सही साबित होती है। आप अच्छे रिपोर्टर्स की यही पहचान है। और आप अगर इस शहर में आप गिनना चाहेंगे कि किसकी रिपोर्टिंग आप अच्छी मानते हैं, आप गिन के बता सकते हैं, मैं इसका पढ़ता हूँ, इसका पढ़ता हूँ, गिन के 10 से ज़्यादा 11वीं उंगली नहीं होगी। अगर 10 से ज़्यादा 11वीं उंगली आपकी क्रॉस कर रही है ना, तो समझ लीजिए कि आपके पढ़ने और समझने में कुछ कमी है, ठीक है। तो रिपोर्टर का जो आकलन है, सर्वे का आकलन वही है, केवल अंतर यह है कि हम वो 15, 20, 25 के बजाय उस जगह पे हम 1000 लोगों से बात कर रहे हैं, इतना ही है। और उसको हम सांख्यिकी दृष्टि से हम परसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आकलन उनका है, और हम ये बात कई बार आप लोगों से साझा कर चुके हैं कि सीट शेयर पे मत जाइए, क्योंकि सर्वे का विज्ञान सीट शेयर नहीं बताता। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं कि सर्वे का विज्ञान वोट शेयर पे आके सिमट जाता है। उसके बाद सीट का कन्वर्जन, ये दरअसल एक मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है। अलग अलग लोगों के अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसको लगा करके वो निकालते हैं। जो आपने मेरा वोट शेयर उत्तर प्रदेश का बताया, 44-45 बीजेपी का और 37-38 इनका, उसमें जो गैप है, अगर आप उसको किसी भी 10 सिफोलॉजिस्ट या 10 स्टैटिस्टिशियन, 10 सांख्यिकी के लोगों को देंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी की सीट 55 से 75 की रेंज में वो बताएंगे। हो सकता है 78 तक भी बता दें, इतने बड़े वोट शेयर के गैप में। नीचे के लेवल पे 55 भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो सेम वोट शेयर पे हमारा जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हमने कंजर्वेटिव तरीके से आपको बताया कि ये इतने में कन्वर्ट होगा। 7% का गैप उत्तर प्रदेश, जो कि अब मोर और लेस बाइपोलर है, मायावती जी के कारण ट्रायंगुलर बीच बीच में बनता है, और वो जैसा मैंने बोला कि मायावती का आकलन, हाथी का आकलन लोग गलत कर रहे हैं कि वो केवल सपा को मार रहा है। मैंने आपको अभी बहुत सीधा उदाहरण दिया क्यों मार रहा है, कि 40 सीटों पे वो बीजेपी को भी क्यों नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो ये आकलन ध्यान रखिए, वोट शेयर का गैप ध्यान रखिए। और वोट शेयर में अगर आपको 7-8% का गैप किसी बाइपोलैरिटी में दिखे, तो 7-8% पीछे होकर के आप 50% सीट निकाल पाओ, ये थोड़ी इसकी संभावना कम रखती है। पिछले चुनाव में लगभग इतना ही गैप था महागठबंधन और, मैं वोट शेयर के गैप 50% और 44, अगर आप वो देखें 42% कितना था, 49 समथिंग बीजेपी का था, और इन 19% बसपा का था, 18 इनका था, और 2% आरएलडी का था। तो अगर आप 49 में से 41 हटाएंगे तो 8% का ही गैप आया ना। तो 7-8% के गैप में पिछले चुनाव में नतीजे जो आए थे, और आज सपा बसपा अलग लड़ रहे हैं, ठीक है, मायावती अलग चली गई, और साथ में आपने कांग्रेस को जोड़ा, यानी 12% की मायावती को उठा के 2.5% की कांग्रेस को जोड़ा।
बावजूद उसके पोलराइजेशन जो है यूपी की बाइपोलैरिटी के कारण सपा एक ध्रुव बन गई और वो लगभग 37-38% वोट शेयर पे पहुंच रही है। तो बीजेपी 49 से 44-45 आ रही है, इनका जो आंकड़ा है वो खुद का वो घट के 37-38 पे आ रहा है, तो गैप लगभग उतना ही मेंटेन्ड है। तो अगर गैप उतना ही मेंटेन्ड है तो आप 5 सीट से बढ़ के 40 कैसे हो सकते हैं, ये मौलिक प्रश्न है। हाँ, 5 से 15 हो सकते हैं, 5 से 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि सीटों पे जैसे मैंने बोला अलग अलग सीटों पे आकलन अलग होता है। मायावती कहाँ पे किसको काट रही हैं, इस कारण से मार्जिनल सीट्स के ऊपर खेल बिगड़ेगा, किसी का भी बिगड़ सकता है। तो हो सकता है कि जो हमारा आकलन है भाजपा की 5-7 सीटें उससे और कम आ जाएं। ये भी हो सकता है कि जो हमारा आकलन है भाजपा को उससे 10-12 सीटें ज़्यादा मिल जाएं। मैं 5-7 और 10-12 क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है लीड बीजेपी की 7% की है, इसलिए अगर मार्जिनल्स फ्लिप होंगी तो मार्जिनल्स के फ्लिप होने की संभावना भाजपा की ओर ज्यादा होगी बनिस्बत भाजपा के विरोध में फ्लिप होने की। यशवंत जी, हरियाणा की बात करूंगा। आपका जब ट्रैकर वहां चल रहा था आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि बड़े एजिटेशंस का भी एक हॉटस्पॉट रहा हरियाणा, चाहे फार्मर्स एजिटेशन की बात कर लें, रेसलर प्रोटेस्ट की बात कर लें, और जो अब बात कर रहे हैं कि एंटी मोदी या फिर प्रो मोदी, दो तरह के लोग ज़्यादा दिखे, तो वो एंटी मोदी लोग भी हरियाणा में इस बार काफ़ी मुखर थे, लेकिन ज़्यादा नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल्स भी आपके सामने हैं और आपने हमारे एग्जिट पोल में तो अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट हमारे एग्जिट पोल में तो हमने इस बात की संभावना भी जताई है कि हो सकता है कांग्रेस गठबंधन को भाजपा गठबंधन से 1% ज़्यादा वोट मिले, और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया टुडे, सी वोटर, MOTN पिछले 5 साल के निकाल के देखिए आप। 5 साल में एक बड़ी कॉमन चीज़ आप पाएंगे, जो हमारी बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स और बेस्ट राज्यों वाली जो लिस्ट होती है ना, राज्य सरकारों वाली, उसमें सबसे नीचे वाले क्रम में जाकर के ऑब्जर्व कीजिए। अब वो कितना छपा है, या हो सकता है कि लिस्ट में टॉप 10 दिया हो, पूरा ना दिया हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टोरी में वो मिल जाएगा। हम देते बहुत कुछ है, सारा कुछ वैसे छपने के लिए नहीं जाता, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जगह नहीं होती, मैगजीन है उतना उस तरीके से। कोई एक राज्य अगर पिछले 5 सालों में हर छमाही इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में बॉटम मोस्ट राज्यों में, सबसे निचले खराब राज्यों में जिसकी गिनती होती है, कंसिस्टेंटली बना रहा, तो वो था हरियाणा। कोई एक मुख्यमंत्री जो वर्स्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में, बेस्ट वाला तो है ही है, उसी को वर्स्ट, आप उलट के पढ़िए तो आप वर्स्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स की आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। एक मुख्यमंत्री जो कंसिस्टेंटली बॉटम 5 में था। तो अगर 5 साल से हमारे आंकड़े वही आ रहे हैं, तो हरियाणा के रिजल्ट्स आपको चौंकाने वाले क्यों लग रहे हैं? आप एग्जिट पोल भूल जाइए, मैं तो कह रहा हूं एग्जिट पोल देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, साल में 2 बार अपन लोग MOTN करते हैं। किसी भी एग्जिट पोल आने से पहले आपको कम से कम 10 इश्यूज इंडिया टुडे सी वोटर के आपके हाथ में होते हैं, राइट? कोई चीज ऐसी है जो कल के एग्जिट पोल में आपको ऐसी नई बताई गई जो अपने इंडिया टुडे के कवर इश्यू में नहीं मिली थी आपको 3 महीने पहले? कोई चीज ऐसी है क्या? तो अगर आप लगातार कर रहे हैं और ट्रेंड लाइन में आपको दिख रहा है, तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए था। हरियाणा लगातार खराब था, लगातार खराब था। समस्या बहुत सारी खराबियों में ये थी, मोदी कितना मैनेज कर पाएंगे, डैमेज रिपेयरिंग कर पाएंगे। क्वेश्चन ये था अपनी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी से मोदी कितना खींच पाएंगे। अभी भी हम 4 से 6 कह रहे हैं, आंकड़ा 5-5 का है, एक सीट ऊपर नीचे, और इतनी तो आप गुंजाइश देंगे हम सभी लोगों के लिए। हो सकता है भाजपा 6 निकाल ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी संभावना है 6-7 भी निकाल ले जाए कि भाई मोदी जी ज़्यादा। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां मुझे लगता है कि जिसने अभी हाथ खड़े कर रखे हैं भाजपा के लिए, कि मोदी जी के नाम पर भी अगर वोट शेयर का गैप जहां पे 15% का था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गैप 9% का था कांग्रेस के ऊपर, लोकसभा छोड़िए। ऐसे राज्य में अगर आपका वोट शेयर बराबरी पे आके टिक रहा है, तो इसका मतलब हरियाणा के लोगों ने जिन लोगों को वोट देके, जो मोदी जी के नाम पर जिनको वोट देके चुना, उन लोगों से हाथ जोड़ लिए हैं और कहा कि मोदी जी ये ना हो पाएगा अब हमसे आपके लिए हमारे मन में श्रद्धा भले ही हो, लेकिन इन लोगों के लिए श्रद्धा नहीं है।
यशवंत जी, पिछली बार लोकसभा में सारी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी हरियाणा में, लेकिन कुछ हफ्तों बाद विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी को सरकार बनाने के लाले पड़ गए, लंगड़ी सरकार बनानी पड़ी। इस बार भी अब बस तुरंत माना जा रहा है कि शायद 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव होंगे, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ये नाराज़गी झलकेगी? भरपूर झलकेगी, बल्कि और ज़्यादा झलकेगी। जो व्यक्ति मोदी के नाम पर आपको वोट देने के लिए कन्फर्मिटी नहीं दे रहा है, वो राज्य के खराब विधायक, खराब सांसद, खराब मंत्रियों की नाराज़गी के बावजूद भी उनको क्यों वोट देना चाहेगा? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए हरियाणा एक दरवाज़ा पूरा खुला है विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि एक बात ये भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर लड़े वहाँ पर। आम आदमी पार्टी का थोड़ा ही बहुत फ्रैक्शन है, लेकिन है। जाट मतदाता पूरी तरीके से इस बार पोलराइज दिखे कांग्रेस के लिए हमारे आंकड़ों में। उसी के कारण जेजेपी और आईएनएलडी दोनों का मेल्टडाउन हो गया। अब विधानसभा चुनाव में जेजेपी और आईएनएलडी अगर दोबारा खड़े होते हैं और जाट मतदाता अपनी जगह अपने तरफ खींचते हैं और जाट मतदाताओं में विभाजन होता है, तो भले ही बात दूसरी है कि बीजेपी के लिए एक दोबारा मौका मिले उस तरीके का। क्योंकि गई मरी हालत में भी देखिए 45% के आसपास बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक ना? तो 40 से 45% का वोट शेयर कोई कम नहीं होता, ठीक है। सामने वाले के वोटों का अगर बंटवारा हो गया तो आप सीटें निकालते भी हैं। लेकिन जितना हमारा ट्रैकर कह रहा है, आप लोकसभा चुनाव कोने छोड़ दीजिए, जो अपना ट्रैकर कह रहा था, जो हमारा इंडिया टुडे का एमओटीएन सर्वे कह रहा था, उस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया और बहुत बड़ा बदलाव नहीं वैसा हुआ कोई मुद्दे का या किसी चीज़ का, तो भाजपा के लिए हरियाणा कठिन होने वाला है। सर, अभी आप दिल्ली का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जिसमें विधानसभा के जो नतीजे होते हैं वो लोकसभा के नतीजों से बिल्कुल उलट होते हैं। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो 7-0 का जो क्लीन स्वीप हमेशा से बीजेपी देती आई है, लेकिन इस बार कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जिसमें केजरीवाल की एंट्री हुई है इस बार। कहीं कहीं 1-1 सीट मिली है और सी वोटर ने तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं दी जी, और केजरीवाल की एंट्री नहीं हुई है, कांग्रेस की एंट्री हुई है। नहीं एबीपी सी वोटर 1 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है। अरे गठबंधन को नहीं, इसमें जो हमारे पास डेटा है उसमें नहीं, वो इंडिया गठबंधन है। और जो हमने कल से हम इस बात को बहुत साफ बोल रहे हैं, जो 2 सीटें जो हम बोल रहे हैं जो फंसी हैं, वो दोनों कांग्रेस के हिस्से की सीटें हैं, वो आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो दिल्ली में चुनाव इस बार हुआ है उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हुआ है, झटका लगा है। उन्होंने अपने इतनी तादाद में जो टिकट काटे वो भी इसलिए काटे क्योंकि उनको साफ दिखाई दे रहा था कि ये दिक्कत का काम होने वाला है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल पॉपुलर हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी भी केजरीवाल की कार्ड भाजपा के पास में दिल्ली में उभर के नहीं सामने आ पाई, ठीक है, नंबर 1 बात। लेकिन राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर 14 में भी और 19 में भी कांग्रेस को लीड मिली थी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 चली गई थी, ठीक है। तो आज भी दिल्ली की जनता राष्ट्रीय राजनीति पे कांग्रेस को ही भाजपा का अल्टरनेटिव मानती है, अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय अल्टरनेटिव नहीं मानती, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के नाते अभी भी दिल्ली की जनता में नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल की काट, नरेंद्र मोदी की काट अरविंद केजरीवाल नहीं ढूंढ पाए और अरविंद केजरीवाल की काट अभी तक नरेंद्र मोदी ढूंढ नहीं पाए हैं। ये फैक्ट है। जिस दिन ये लोग एक दूसरे की काट को ढूंढ लेंगे तब आगे राजनीति यहाँ की बढ़ेगी। नहीं, आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड पूछ रहे हैं। हम जनरली पिन पॉइंटेड बताने से हम झिझकते हैं, लेकिन जिन 2 सीटों की बात हो रही है, मुझे लगता है कि चांदनी चौक और कन्हैया कुमार वाली ये 2 सीटें जो हैं ये शायद कांग्रेस पुल ऑफ कर लेगी। मार्जिनल होंगी, बहुत कांटे की टक्कर है, टच एंड गो है, ऐसा नहीं है। 3 सीटों पे टच एंड गो है, ईस्ट दिल्ली भी टच एंड गो है वैसे, लेकिन जो 4 सीटें बाकी छूटी हुई हैं वहाँ बीजेपी का मार्जिन बहुत सब्सटेंशियल है, खासतौर पे बाहरी दिल्ली का, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उधर वाली सीटों पे उस इलाकों में बीजेपी का डेमोग्राफी भी दूसरी है वहाँ की। इधर की साइड की डेमोग्राफी में माइनॉरिटी वोट्स बहुत ज़्यादा हैं, पुरबिया वोट भी पर्याप्त तादाद में हैं, इसकी डेमोग्राफी अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तो इधर की 3 सीटों पे फिर भी मुकाबला है, उधर की 4 सीटों पे मुकाबला नहीं।
सर पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2022 की इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की बहुत वेव थी और इस बार बिल्कुल ही डाउन चले गई है, और इसके साथ ही अकाली दल भी जीरो पे आता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इस पे आप कैसे सारा सिनेरियो देख रहे हैं? पंजाब सबसे कठिन राज्य है इस समय मेरे लिए, किसी भी चुनाव विश्लेषक के लिए। और उसका कारण यह है, एकमात्र पंजाब एक राज्य है जहां पे दरअसल सॉलिड 4 कॉर्नर नहीं 5 कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है। ठीक है, 5 कॉर्नर का मतलब है कई सीटों पे इंडिपेंडेंट जो पंथिक एक्सट्रीम साइड के थे वो खड़े हैं, कुछ पे रेबल्स खड़े हो गए, वैसा है। तो 4 कॉर्नर तो कंटेस्ट, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा और अकाली, 4 लोगों ने सारी 13 सीट पे कैंडिडेट दी है। आपको मैं आंकड़ों से बताऊं अगर, कि पंजाब में अधिकांश विनर 30+ वोट पे होंगे, 30%। बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी पंजाब में जहां 30 से भी कम फीसदी के वोट के ऊपर विनर आएगा। मतलब ऐसा चौतरफा वाला वो फैला हुआ है। 2 सीटें बड़ी क्रिटिकल हैं, जहां पर एक संगरूर और दूसरी जहां पे अमरिंदरपाल सिंह जिसको छोड़ा गया, खडूर साहब, तो वो सीटें तरन तारण बेल्ट और उधर की लगी हुई हैं, जहाँ पे पुराना खालिस्तानी सेंटीमेंट अभी भी तगड़ा है उन जगहों पे। और उन जगहों पे वो वोट किसको जाएगा, अभी क्लैरिटी उसको लेकर के उतनी हमको नहीं आई है। तो उन जगहों पे वो 5 कॉर्नर मामला है। मतलब 5 कॉर्नर का मतलब जो 20% से ऊपर वोट निकाले वो सीट जीतने की रेस में आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े, बावजूद इसके हमने जो अपना एमओटीएन था उसमें भी साफ बोला था कि कम से कम 13 में से 11 सीट इन दोनों पार्टियों के बीच में निकलेगी। अब 11 में से 7 ये, 4 वो, या 6 वो और 5 ये, या जो आप करें वो एक छोड़ दीजिए, आप इनको एक कोने में कीजिए। पंजाब की लड़ाई दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई थी ही नहीं। पंजाब और दक्षिण में तमिलनाडु, ये 2 राज्य मैं एक क्लासिकल ऐसे मानता हूं जहां पे इस बात की लड़ाई नहीं थी कि कौन जीत रहा है। वहां लड़ाई ये है कि आने वाले 10 साल में विपक्ष की राजनीति कौन करेगा। तो तमिलनाडु में भाजपा को AIADMK का सारा छीनना है, डिफॉल्ट बनना है। तो डीएमके के साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई दरअसल तमिलनाडु में हुई है बीजेपी वर्सेस AIADMK की। पंजाब में लड़ाई कांग्रेस और आम पार्टी कोने कीजिए, लड़ाई तो हुई है अकाली दल और भाजपा के बीच में कि कौन आएगा आगे, वड्डा कौन तो वड्डा कौन जीत उसी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पर सब 80 बोलेंगे, वड्डे तो 80 ही हैं, लेकिन वड्डा कौन वाला सवाल ये तय होगा पंजाब में। और जो हमारे पास में आंकड़े हैं उससे हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी अकेले दम 21 से 22% तक वोट शेयर खींच के ले जा रही है और अकालियों का वोट शेयर 18-19 पे अटक रहा है। तो वोट शेयर के मामले में तो मुझे लगता है कि वड्डा कौन इस बार तय हो जाएगा। सीटों के मामले में यह है कि या तो 13-0 होगा, मतलब इनका, या 11-2 हो सकता है। अगर आप वैसे देखें तो जो 11-2 की 2 सीटें वो भाजपा की हैं, अकाली नहीं है। अकाली केवल 1 सीट पे कंटेस्ट में है, बठिंडा में, ठीक है। और बठिंडा में जितने समाचार मिल रहे हैं और जो आंकड़े मिल रहे हैं, केवल मेरे नहीं, मैंने बाकी साथियों से भी जितनी बात की उसमें से कोई भी बहुत शुभ समाचार लेके बैठा नहीं हुआ है। तो इसलिए पंजाब में मुझे लगता है नतीजे जब आएंगे, ये तो अकालियों को मनाना चाहिए कि बीजेपी की शून्य आए। बीजेपी की शून्य आ जाए तो वो ये कह सकते हैं कि ये वोट शेयर को कौन देख रहा है, मारो गोली। मतलब आप तो मेरी हिस्ट्री देखो, जियोग्राफी देखो, तमाम चीज़ें देखो और हम बढ़े हैं। लेकिन अगर कहीं भूले भटके बीजेपी 1-0 भी ले आई और अकाली 0 होते हैं तो वोट और सीट दोनों की जो खींचतान है उसमें वो मामला तय होगा। दरअसल ये अगले विधानसभा चुनाव की तो छोड़ दीजिए, लेकिन पंजाब की अगले 10, 15, 20 साल की जो राजनीति है उसके लिए डिसाइड करने वाला ये चुनाव है, गंभीर चुनाव है। हंसी मजाक में हम जो बात कर रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन पंजाब चूँकि बहुत सेंसिटिव राज्य रहा है, सीमावर्ती है और उसका एक दुखद इतिहास भी हमारे सामने रहा है। मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति और बेहतर स्टेबल होनी चाहिए, बाइपोलैरिटी की ओर बढ़नी चाहिए आइडियली।
क्योंकि जितना छितराव दिखता है उसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से 20% पे कोई वोट जीत पे लेके सांसद बन जाए और वो संसद में अगर ये क्लेम करे कि हम तो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, जबकि 20% वोट लेके वो जीते, तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे लगता है लोकतंत्र है, उनका 20% 25% पे जीत के आना भी लाजमी है, लेकिन लोकतंत्र की कहानी ये भी है कि फिर राष्ट्र हित में जितनी स्टेबल पॉलिटिक्स हो उतना ज़्यादा बेहतर है। दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग ज़्यादा बेहतर स्टेबल डेमोक्रेसीज वाली हो जाती हैं या बाइपोलैरिटी आ जाती है और बीच में लोग वोट स्विंग करते हैं प्रदर्शन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, बजाय कि इमोशनल मुद्दों के ऊपर। तो इमोशन से हट के हम प्रदर्शन और डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस पे आ जाएं, देश के लिए भी अच्छा है, पंजाब के लिए तो और भी अच्छा हो। आपने MOTN का जिक्र किया तो उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा और बिहार में भी सबसे बड़ा मुद्दा अगर देश में है तो पहली बात तो ये कि बिहार की राजनीति अरिथमेटिक ज़्यादा और केमिस्ट्री कम है, ये हम सब लोग कई बार स्वीकार कर चुके हैं, ठीक है ना। पेंडुलम कुमार जिस तरफ जाते हैं अंकगणित उधर का बिगड़ जाता है, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए तो भी एक आपको मैं आपको बिहार कर्नाटक से समझाता हूँ। कर्नाटक का चुनाव भाजपा बुरी तरीके से हार रही थी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर रैली पे रैली पेले पड़े थे, कैंपेन में भयंकर जूझे हुए थे। अब चूंकि नरेंद्र मोदी हैं वो हार मानते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह जीत रही है और बीजेपी बुरी तरह हार रही है, ये बात क्लैरिटी थी। तो अपने आप को वहाँ झोंक क्यों रहे थे? तो मैंने उस समय कर्नाटक के चुनाव के समय ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी दरअसल एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, ये जा रहे हैं ऐसे चुनाव में जहाँ पे वो कह रहे हैं भाजपा को वोट दो, जनता उनको सुनने के लिए आती है, वो कहती है मोदी जी आप कह तो रहे हैं लेकिन आपके ये दिए हुए MP और MLA और सारे मंत्री और ये मुख्यमंत्री ये सब नालायक हैं, आप कितना भी कहिए हम इनको तो वोट नहीं देंगे, हम आपको सुनने के लिए आए हैं और हम इनको वोट नहीं देंगे। फिर हम जाकर के हम कांग्रेस का बटन दबा के आए और फिर उसके बाद में हम गिल्ट लेके आए कि मोदी जी आए थे, हम उनकी रैली भी सुनने गए थे और हम भाजपा को हरा के आए, लेकिन मोदी जी जब आएंगे तब हम उनको वोट देंगे, ठीक है। चूंकि हम मोदी जी की रैली में गए थे, हम उनको बोल के और सुन के आए थे। तो मोदी जी दरअसल कर्नाटक की रैलियों में गिल्ट बो के आ रहे थे और वो गिल्ट की फसल काटनी थी उनको लोकसभा चुनाव में। इसीलिए नरेंद्र मोदी भाजपा जो विधानसभा चुनाव हारने वाला होता है वहां पे और भी ज्यादा जाके रैली करके आते हैं, वो गिल्ट बो के आते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो कर्नाटक में विधानसभा में किया, तेजस्वी यादव बिहार के लोकसभा में वो कर रहे हैं, गिल्ट बो के आ रहे हैं। उसका आपको नजारा अगले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। Am I making sense? लेकिन ये लोकसभा में सीटें क्यों नहीं इनकी बढ़ रही जबकि इंडिया गठबंधन कारण बहुत साफ है, कारण बहुत पहला अंकगणित, मैंने बोला ना, पहली बात तो अंकगणित बिगड़ गया। नीतीश कुमार अगर नहीं छोड़ते इंडिया गठबंधन को तो बिहार का चुनाव, अगर आप नीतीश कुमार से छोड़ने से पहले आप अपना MOTN के आंकड़े उठा के देखिए ना, हमने उसमें क्या आंकड़े दिए हैं बीजेपी के लिए, वहां पे तो हम NDA को ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा दिखा रहे थे ना वहां पर। तो अंकगणित जैसे ही नीतीश कुमार ने छोड़ा अंकगणित बिगड़ गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मोदी की अपील बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से मोदी एक तरफा पॉपुलर हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तेजस्वी इस समय एक तरफा पॉपुलर हो रहे हैं मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में, नीतीश कुमार का स्टॉक इतनी बुरी तरीके से गिरा है व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी का, उतना तो शायद खट्टर जी का भी नहीं गिरा, मैं सच बोल रहा हूँ। जबकि उनको हम बॉटम मोस्ट हमेशा हमारे MOTN में हम देते थे, लेकिन जिस स्पीड में नीतीश कुमार का पर्सनल पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरा है उतना खट्टर साहब का भी नहीं गिरा। तो ये वहाँ का दिक्कत यही है, लोग अभी के चुनाव में मोदी के नाम पर निकले हैं, मोदी पॉपुलर हैं, पहली बात। दूसरी बात, अंकगणित
बिहार का इम्पोर्टेंट था। तीसरी बात, चिराग पासवान, जिस तरह मैं तेजस्वी का नाम आपको ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भाजपा के हेमंता बिस्व शर्मा होंगे बिहार में। ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनके अंदर संभावना दिखती है, बड़ी राजनीति की, लंबी राजनीति की, लेगेसी है, मेहनत भी करते हैं और वो लेगेसी को बचा के रखने वाले में से हैं। अब मैं अपने अंकगणित आपको बता रहा हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। भाजपा के पास में बिहार में तेजस्वी की काट का कोई चेहरा नहीं। फॉर दैट मैटर भाजपा के पास में तो नीतीश कुमार की भी काट का कोई चेहरा नहीं था। सुशील कुमार मोदी नीतीश के डेप्यूटी माने जाते थे, नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव कभी नहीं माने गए। ठीक है, कोई बीजेपी का नहीं है राज्य में, कोई चेहरा ऐसा नहीं है चीफ मिनिस्टर की रेटिंग पे जिसके 1-2% से ऊपर की रेटिंग आती हो, नहीं आता। ठीक है। तीसरी बात, भाजपा के पास में कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है और न भाजपा के पास में राष्ट्रीय स्तर पे कोई दलित चेहरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो मुझे समहाउ एक अंदर से एक वो फीलिंग सी आती है, दिमाग में एक टकटकी सी होती है कि गुरु ये पॉसिबल है कि ये अगला हिमंता बिस्व शर्मा होगा। देखते हैं आगे होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा लगता है। मुझे जो संभावना लग रही है मैं आपसे शेयर करके जा रहा हूँ। अगर हो गया तो मुझे दोबारा बुला लीजिएगा। सर मेरा सवाल पहला तो ये है कि जो 350 प्लस और 400 जैसे आंकड़े दिख रहे हैं एग्जिट पोल में ज़्यादातर जगह पर, तो क्या जो ये बड़े मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए वो कैश नहीं हो पाया वोटों में, खासकर क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, पहला ये, तो इसमें क्या कमी नज़र आती है और क्या ग्राउंड पर मुद्दे काम कर गए बीजेपी के पक्ष में? पहला इसका सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा, बंगाल में बीजेपी जो कह रही थी वो होता हुआ दिख रहा है आंकड़ों के मामले में, कम से कम की 25 सीटें, 28 सीटें, 27 सीटें के करीब जा रही है। टीएमसी का वोट सीटें घट रही है टीएमसी की। तो क्या ये जो वामपंथी पार्टी है उनका जो वोट, डेड वोट था, वो क्या पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये गेन हो रहा है? बंगाल में गेन होने का कारण क्या है बीजेपी को? मैं बंगाल का जवाब पहले दे दूं। ये आपका कहना सही है कि भाजपा के सारे वोट वामपंथी वोटर्स और कांग्रेस के वोटर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही आए हैं। जो डिफ़ॉल्ट भाजपा वहाँ पे अपोजिशन बनी, उसका बड़ा मुद्दा यही था कि उसमें लेफ़्ट का पूरा मेल्ट डाउन हो गया, आप जिसे कहें। इस बार एक्चुअली लेफ़्ट का मेल्ट डाउन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो लेफ़्ट, कांग्रेस भी अच्छा लड़ी है अपनी जो परंपरागत सीट है, और लेफ़्ट भी आप पाएंगे कि 2 या 3 सीटें ऐसी होंगी, संभावना है कि वो रनर अप रहे वहाँ पर। ठीक है ना, बीजेपी वहाँ पे नंबर 3 होगी। तो मैं मेल्ट डाउन तो नहीं बोलता, लेकिन जो वोट शेयर का जो 1-2% का स्विंग है ना, ये पहली बार खतरे की घंटी मुझे ममता बनर्जी के लिए ये लग रही है कि इस बार का 2% का वोट स्विंग शायद ये टीएमसी के खाते से आया, वो भद्रलोक शहरी इलाके से आया। और उसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये भर्ती घोटाला जो स्कैम हुआ जॉब वाला, वो उनको दिक्कत करेगी। महिलाओं ने अभी भी वहाँ पे ज़्यादा वोट ममता बनर्जी को दिया, जिसके कारण वो अभी भी मुकाबले में हैं। तो बंगाल में ज़्यादातर सीटें टच एंड गो की हैं। आपको सच्चाई ये है, मतलब उसमें आप मान के चलिए कि 1 दर्जन कम से कम मार्जिनल सीट्स ऐसी हैं कि जिसमें हार जीत का अंतर शायद 3% से भी कम होगा। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग वो किसी भी तरफ जा सकती हैं। अच्छे से अच्छा सर्वे करने वाला भी आपको ईमानदारी से बता देगा कि ये 3% के मार्जिन का। लेकिन अब चूंकि जो आगे है वो देना है, तो नंबर हमने उस तरीके से दिया है। लेकिन बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा लाभ वोट शेयर का हो रहा है, ये बहुत क्लियर दिख रही है। आपका जो पहला वाला सवाल था कि मुद्दे थे क्या विपक्ष नाकामयाब रही, देखिए अगेन वही बात है ना, मुद्दा है, मुद्दे का समाधान मैं कहाँ देख रहा हूँ ये अलग विषय है। ठीक है, समाधान के नाते अब ये वैसी वाली बात है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब हमने जोर से चिल्लाना शुरू किया, पूरी जनता कह रही है कि मुद्दा यही है, आग लग गई, और आप जोर जोर से नाच रहे हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जनता पीछे घूम के देख रही है कि कोई बाल्टी, एक मग्गा पानी लेके खड़ा है क्या आग बुझाने के लिए, तो बाल्टी तो कहीं दिख नहीं रही है, बीजेपी के हाथ में उसको मग्गा दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी वो कह रहे हैं कि अरे चलो एक मग्गा ही पानी तो हाथ में है, मुझे उम्मीद है कि शायद ये एक मग्गा पानी फेंकेंगे तो इस आग में कुछ कमी होगी। और आप ना मग्गा है ना बाल्टी है, आप केवल आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई चिल्ला रहे हो। तो आपके जोर जोर से नाचने से कि आग लग गई,
पब्लिक आपको कहेगी भाई साहब हमको भी मालूम है आग लग गई, आग मेरे ही घर में लगी है, मेरे सामने दिख रहा है, आप मुझे ये मत बताइए कि आग लग गई। आप ये बताइए आप आग बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं। आपके पास में फायर टेंडर है, आपके पास में पानी फेंकने वाला यंत्र है, आपके पास में वो आदमी है जो पाइप निकाल के हौदी लगा करके पाइप हमारी आग बुझाएगा। आप अगर ये सब नहीं दिखा रहे हैं तो मैं उस आदमी को पकड़ूंगा जिसके हाथ में एक मग्गा है और एक मग्गा पानी है। तो जहां मग्गा और पानी दिख रहा है हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम आपका नाच देखेंगे। ये भी नहीं पता, मग्गा दिख रहा है। दिक्कत यह है कि सामने वाले के हाथ में मग्गा भी नहीं है, वो केवल आग लगने पे उछल उछल के चिल्ला रहा है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। मग्गे में पानी आप कह रहे हैं विजय भाई, हाँ भरा है ये भी पता नहीं है, लेकिन कम से कम मग्गा तो है हाथ में। प्रॉब्लम यह है आप जब तक किसी लीडरशिप के एजेंडे के साथ में और पॉलिसी के एजेंडे के साथ में आप क्लियर कट इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तब तक ये सोचना कि लोग नाराज होकर हमको वोट दे देंगे होगा नहीं। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी से लोग नाराज नहीं हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं। उनके एमपी से नाराज हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से नाराज हैं, उनके एमएलए से नाराज हैं, उनकी पार्टी से भी नाराज हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है। तो नाराजगी नहीं है तो पलटेंगे क्यों? नहीं पलट रहे। अब हाथ में मग्गे में पानी है कि नहीं विजय भाई, बहुत सही बात आपने बोली, किसी को नहीं पता पानी है कि नहीं है, लेकिन मग्गा है, मग्गे के अंदर उम्मीद है कि पानी है। जनता उम्मीद पे वोट देती है, जनता इस उम्मीद पे वोट देती है कि मुझे लगता है कि ये मग्गा जो पकड़े खड़े हैं इसमें पानी होगा। सामने वाला मग्गा भी नहीं पकड़ के खड़ा है तो जनता क्या उम्मीद रखेगी? सर, हमने उड़ीसा में देखा कि बीजेपी ने बीजेडी के खिलाफ कोई मतलब अटैकिंग कैंपेन नहीं किया जैसा कि वो बाकी राज्यों में करती है। उसके बावजूद हम देखते हैं उड़ीसा में, या फिर हम ये कहें कि नॉन हिंदी बेल्ट में, जैसे राज्यों में उड़ीसा की बात हो गई, बंगाल की बात हो गई, साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर एग्जिट पोल्स के मुताबिक हम देख रहे हैं कि एनडीए की मजबूत स्थिति बन रही है। तो इस मजबूत स्थिति के पीछे वजह क्या है? और साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल भी ये है कि आपको क्या दिख रहा है, बीजेपी को किन राज्यों में डेंट पड़ रहा है? किन राज्यों में डेंट पड़ रहा है? देखिए, डेंट पड़ने की जहाँ तक बात है, लोग उत्तर प्रदेश आपको गिनाएंगे कि डेंट पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का डेंट दरअसल डेंट नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी 62 ही जीती थी। वो डेंट इसलिए हाथ से है कि लोगों को उम्मीद थी कि 75-76 जीतेंगे, तो परसीव्ड डेंट है। जैसे वो जीरो लॉस थ्योरी का परसीव्ड लॉस था, वो परसीव्ड डेंट है। तो डेंट मैं मानूंगा, क्योंकि हमारे एमओटीएन में हम 70+ काउंट कर रहे थे, वो नहीं आएगा शायद, तो वो डेंट है। लेकिन बियॉन्ड दैट हरियाणा का डेंट है, दिल्ली में अगर 2 सीट हार गए तो वो भी डेंट है। राजस्थान में विजय भाई अभी कह रहे थे कि 8-9 सीटें तो वही गिन रहे हैं, डेंट है। लेकिन ये सारे डेंट के बियॉन्ड आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में 2 सीट नुकसान हो भी जाए तो भी 5 सीट बीजेपी जीत रही है, ठीक है। राजस्थान में 5 सीट कांग्रेस जीत जाए तो भी 20 सीट बीजेपी जीत रही है। ओवर आर्चिंग जो है, अगर आप सारे डेंट्स को काउंट कर लें जो विपक्ष गिना रहा है, वो डेंट काउंट करके कीजिए तो आप पाएंगे 25-30 सीट मान लीजिए, डेंट सारे जितने भी हैं। जो नया इस जगह पे भाई लोगों ने खाता खोला है वो गिनना शुरू कीजिए। इनको सारे एग्जिट पोल्स पे आ गया है, तेलंगाना में कम से कम 4 सीट का गेन कर रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 0 से इन्होंने टीडीपी से टाइप किया, कम से कम 5 सीट वहां पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा में जबरदस्त फायदा है, 10 सीट का गेन हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे गेन मैं गिनाऊं तो 5-5, 10 और 10, 20 खाता पक्का खुल रहा है इनका, लग रहा है अब तो केरल में, ठीक है, इक्का दुक्का ही सही। लेकिन जो एब्रेशंस की आप बात कर रही हैं ना, कि जिन एब्रेशंस पे डेंट हैं, ये तमिलनाडु, केरला, ये एब्रेशंस में सफलता है। मैं उनको इसीलिए कभी ज़्यादा वक्त वैसे नहीं देता। साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर है कि हाँ, केरल में खाता खुलना ऐतिहासिक घटना होगी, जिसे कहते हैं ना अंतिम किला, जहाँ पे हम आज तक घुस ही नहीं पाए थे। क्योंकि तमिलनाडु में कई बार घुसे, किसी अलायंस में भी घुसे और अकेले भी। 2014 में 2 सीट तमिलनाडु में बीजेपी की आई थी, अकेले दम आई थी, ठीक है। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और आपका कन्याकुमारी, ये स्टैंड अलोन सीट भी बीजेपी की रही है।
केरल में खाता ही नहीं खुला तो वो ऐतिहासिक होगा। लेकिन जो आप डेंट के मार्जिन आप कवर करने की बात बोल रही, उड़ीसा तक आते आते आपका 20 का मार्जिन वहीं कवर हो गया। उसके बाद में आप बंगाल चली जाती हैं, बंगाल में आपकी सीटें बढ़ रही हैं, तो पता लगा आपने जितना मार्जिन यहाँ पे गिना था परसीव्ड डेंट का, उतना यहाँ कवर हो गया। ठीक है ना। तो अगर बहुत कंजर्वेटिव आप सोचना चाहती हैं तो मतलब जितने का नुकसान हो रहा है उतने का फायदा, पुनर्मूषको भव जो कहानी है, अंत में घूम फिर के आपकी थाली 2019 पे अटकी। अब 2019 पे अटक गई तो 300 पार है, और जो आपने परसीव डेंट सोचा है वो नहीं हुआ, तो जो एडिशनल है वो एडिशनल मिल ही रहा है। और उसका दूसरा हिस्सा क्या है कि जो परसीव डेंट है वो हो गया और जो एडिशनल सोचा वो मिला ही नहीं, तो 30 सीट का नुकसान हो गया। तो आप 30 सीट के नुकसान में आप पहुंच जाते हैं 303 से घट के 273। ठीक है। तो 273 का जो दूसरी साइड का था कि फायदा तो कुछ होइबे नहीं करेगा इनको, जौन है सो नुकसान है। तो ये जो आनंद है, अब हमने बनारस की तरफ बोल दिया, योगेंद्र जी बोलेंगे तो वो आपको और मीठे लहजे में बोलेंगे। तो वो समस्या ये है कि पिछले, अब योगेंद्र जी के साथ में बड़े अच्छे मित्र है, कार्यक्रम में बैठे, दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन का सारा फंदा केवल प्रदीप गुप्ता, यशवंत देशमुख और संजय कुमार के गले में है। खबरदार जो आंकड़ा बोले। अब हम अपने आंकड़े को समझ के हम बात भी नहीं कर सकते, और अगला छोड़े पड़ा है हम उसको काट भी नहीं सकते, क्योंकि अगला हो चुका है राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन। और हमारे अंदर आदर इतना ही है, बड़े भाई हैं, हमारे पुराने कलीग हैं, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो मंद मंद मूड़ी हिलाते रहिए कि ठीक है गुरु, आने दो, रिजल्ट तब देखेंगे, तब बात की जाएगी। लेकिन तीनों जगह का क्या है बैलेंस आप सोचिए, तो नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है बराबरी पे। आप एंटी मोदी सोचिए, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप 270 के नीचे हैं, आपकी अपनी मेजॉरिटी नहीं आ रही है। योगेंद्र जी ने कम से कम इतना तो माना कि कुल जमा ये एनडीए की मेजॉरिटी आ रही है, लेकिन बीजेपी की खुद की मेजॉरिटी नहीं आ रही। ठीक है, मान लिया। तो अतिवादी में एक एक्सट्रीम ये हो गया ना कि एनडीए की मेजॉरिटी है, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। जो रीजनेबल है कि कुछ फायदा है कुछ नुकसान है, वो बीच का है। जो थोड़ा सा आगे है उसका है कि नुकसान उतना नहीं है, फायदा ज़्यादा है। और जो अतिवादी वो आ रहा है आपका, जो आंकड़े हमारे दिख रहे हैं हमारे वाले। लेकिन और तीसरा चौथा एक्सट्रीम क्या है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं है, जौन है सौन मलाई है। तो अब तो गुरु 400 पार है, तो वो आपको 400 पार दिख रहा है। तो ये आपको एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव की जो रेंज दिख रही है, उसमें रेंज कहीं पे भी ब्रह्म सत्य कहीं से भी निकल के आपको 4 तारीख को जागृत होगा। लेकिन एक्सट्रीम नेगेटिव में भी अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो ये मान के चलिए सरकार रिपीट हो रही है, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर बॉटम लाइन आप केवल एक पकड़ना चाहें, जो कि बाय द वे सर्वे के विज्ञान के हिसाब से पश्चिम के सारे जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, बादल भाई, सॉरी विजय भाई, सब जगह पे इतना ही पर्याप्त माना जाता है। सर्वे साइंस के विज्ञान से अगर आपने बॉटम लाइन के लिए बता दी कि इनकी सरकार बन रही है और ये राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उतने में बम बम मान लिया जाता है कि आप बहुत ज़बरदस्त सर्वे करने वाले हैं। भारत में ही हम लोगों के साथ समस्या है कि हमारी उम्मीदें पोलस्टर्स के साथ में जो है वो ऐसी बढ़ गई हैं कि मुंह से बस ब्रह्म वाक्य ही निकलना चाहिए। एक सीट बोली आपने, और यकीन मानिए अगर कहीं खुदा ना खास्ता बीजेपी दिल्ली में मानिए 4 सीट आ गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले मुझे गाली देगा, आपने 2 बोली थी हमारी 3 आई। और अगर कहीं उल्टा हो गया, बीजेपी की 6 आ गई, बीजेपी आपने 5 बोली थी हमारी 6 आ गई। तो ये जो तनाव है ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो संजय भाई हों, चाहे प्रदीप गुप्ता हों, चाहे हम हों, और हमारे और जो एक आध सहयोगी इस तरह काम करते हैं। उम्मीदों पे खरा उतरना बड़ा कठिन काम है, लेकिन उम्मीदें आपने पाली इसलिए हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं, तो हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं। आप उम्मीद ही क्यों करेंगे? अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो आप उम्मीद क्यों रखेंगे? अच्छी बात है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले नतीजे एग्जिट पोल की शक्ल में हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 बातें तो बड़ी साफ हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, और उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी के मजबूत किलों में जो मामूली दरारें हमें दिखती है, उनकी तफसीली भरपाई बीजेपी ने दक्षिण और पूर्वी राज्यों से की है।
अब 4 जून को नतीजे आएंगे जिनमें कोट अनकोट ब्रह्म सत्य जागृत होगा। वो उसकी भी तफसीली और यकीनी कवरेज आपको तक चैनलों पर मिलेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यशवंत देशमुख जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।